हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे आप लोग से कि कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था और लाइट का भी मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम रह गया था। इसके कारण से कल वीडियो नहीं बना पाए थे, इसके लिए सो सॉरी। लेकिन फिर भी आप अपना प्यार हमारे लिए ज़रूर भेजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसे बार बार कहते हैं एक्साइटेड होके वीडियो बनाएं, उत्तेजित होके वीडियो बनाएं, लगे कि हाँ कुछ ऐसा है कि दिख रहा है कि डिमांड मेरा है कि चलिए भाई कुछ बता रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए ज़रूर अपना सहयोग कीजिए, मुझे दीजिए सहयोग। चलिए आज की चर्चा जो हम करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस सीरीज में जो पढ़ा रहे हैं, जो भी छोटे छोटे सीरीज के रूप में इसको पढ़ा रहे हैं, उसमें बात ये है कि हम कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं जो लगातार क्वेश्चन पूछता है, और उस चैप्टर को छोटे छोटे चैप्टर में बांट के पढ़ना जिससे लगातार क्वेश्चन पूछता है, पूछने की ही संभावना उसमें रहती है, उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसलिए हम सीरीज में बांट के इसको इस तरीका का हम दे रहे हैं आपको नोट्स। है क्या कि आजकल ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है एग्ज़ाम के मैटर से कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने का तो बहुत सारा बुक पढ़ा हुआ है, आपको लुसेंट भी पढ़ा हुआ, जनरली जो सबके यहाँ पाया जाता है, जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारा ऐसा है जिसको नहीं भी पढ़ना है। तो ये जानना आजकल के मैटर बहुत ज़रूरी है कि नहीं क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उस चैप्टर को आप जिससे सवाल नहीं पूछता है या नहीं अब ट्रेंड में है, खास करके अब का ऑनलाइन क्वेश्चन में, तो उसको अभी इग्नोर करके ही रखेंगे। कोई बीपीएससी यूपीएससी का तो रिजल्ट निकालना अभी फिलहाल इस ग्रुप डी को लेके है नहीं, और ये सीरीज ग्रुप डी के लिए चल रहा है। स्पेशली हम कहते हैं कि ये सीरीज अभी ग्रुप डी के लेवल का चल रहा है। अतः हम वैसे क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं जो क्वेश्चन को पूछने की 100% संभावना है। अब बार बार पूछता है, नहीं तो रिकॉर्ड निकाल के आप देख लीजिए कि ये सब चैप्टर से सवाल पूछा है या नहीं पूछा है। हर 2 या 3 सवाल निश्चित पूछता है। छोटा छोटा चैप्टर है, एक सवाल भी अगर इस छोटे चैप्टर से पूछ लिया जिसमें हम कंफर्म जान रहे हैं, एक बुक पढ़ने की तुलना में हम जान रहे हैं कि इतना सा सिलेबस अगर पढ़ेंगे, उसको इतना सा अगर इतना में दिया हुआ है और उस चैप्टर को हम पढ़ लेते तो एक सवाल आ जाता है, तो निश्चित तौर पर वैसे चैप्टर को जरूर क्लियर कीजिए अभी, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी यही आप में है कि सवाल पूछेगा क्या। तो सवाल जिस चैप्टर से पूछेगा उस चैप्टर को पहले कैरी करने का कोशिश कीजिए, खास करके जीके के पोर्शन में। इसीलिए हम छोटे छोटे चैप्टर को बना के इसको बता रहे हैं कि इसमें से सवाल पूछता है। आपको थोड़ा सा किसी में शॉर्ट भी चला जाता है तो आप उसको डिटेल खुद से देखिए, उसको सर्च कीजिए कि क्या हम नहीं बता पाए। यही पढ़ने का मतलब होता है और यही रिजल्ट लेने वाला स्टूडेंट करता है। क्लियर। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हर बार इससे भी सवाल पूछता है कि कौन से प्लांट किस ग्रुप में शामिल किया जाता है और किस ग्रुप में पुष्प होता है, पुष्प नहीं होता है, पुष्प होने वाले पौधे में किसको किसको शामिल किया जाता है, पुष्प नहीं होने वाले पौधे में किसको किसको शामिल किया जाता है। तो आज इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। सबसे पहले जानेंगे कि क्लासिफिकेशन प्लांट का किसने किया था, वर्गीकरण प्लांट का किसने किया था। जीवों का वर्गीकरण तो जान गए, लेकिन प्लांट का वर्गीकरण किसने किया, पौधे का वर्गीकरण किसने किया। एक्लर नामक विद्वान के द्वारा सन 1883 ईस्वी में प्लांट को यानी पौधे का क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि प्लांट किंगडम जो है वह 2 प्रकार का होता है। इसका किंगडम जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। किंगडम का मतलब जगत। प्लांट 2 जगत में बटा हुआ है। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, पहले को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी क्रिप्टोगैमी। अब इसका अंग्रेजी टर्म भी आपको याद रखना है और हिंदी टर्म भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी टर्म याद रखना है। ये क्रिप्टोगैमी मतलब होता है अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद। क्लियर। और दूसरा जो है वह होता है पुष्पोद्भिद।
पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगैमी। फेनेरोगैमी क्लियर। पुष्पोद्भिद याद रखेंगे, प लगा हुआ है और यहाँ एफ लगा हुआ, पी लगा हुआ है। तो फूल वाला जो होगा पौधा जिसमें फूल उगेगा उसको पुष्प वाला पौधा कहेंगे, और जिसमें नहीं लगेगा उसको अपुष्प कहेंगे। अंग्रेजी में क्रिप्टोगैमी और इसका अंग्रेजी फेनेरोगैमी के रूप में शामिल किया जाएगा। क्लियर। अब क्या होता है कि क्रिप्टोगैमी को देख लेंगे, जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है, उसके अंतर्गत देख लेंगे कौन कौन से पेड़ को, कौन कौन से पौधे को शामिल किया जाता है। पौधा का मतलब ही आप पहली बात जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, भोजन अपना बनाएगा खुद से, इसको पादप के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ऑटोट्रॉपिक होता है। अब देखेंगे अपुष्पोद्भिद पौधा जो होता है वह 3 पार्ट में बटा होता है। अपुष्पोद्भिद पौधा जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है उसको थैलोफाइटा, और दूसरा को ब्रायोफाइटा, तीसरा को टेरिडोफाइटा। देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़िए उसको छोटा करके पढ़िए, जितना छोटा हो सकता है और समझदार वाला समझने लायक बन सकता है उतना छोटा उसको करके पढ़िए। तो एक ये चीज बन जाता है कि नहीं, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और जिससे सवाल बार बार पूछता है उस चीज को जरूर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो थैलोफाइटा पादप जगत के अंतर्गत क्रिप्टोगैमी अपुष्पोद्भिद पौधा के अंतर्गत पहला ब्रांच जो आता है, पहला जो फाइलम आता है वो आता है थैलोफाइटा। क्लियर। अब थैलोफाइटा का मतलब समझेंगे कि क्या होता है। अपुष्पोद्भिद का ही पहले मतलब समझ लेंगे। अपुष्पोद्भिद का मतलब तो पुष्प है ही नहीं। दूसरी बात यह इसमें ना उत्तक संवहन उत्तक भी नहीं पाया जाता है। जाइलम और फ्लोयम इसमें अपुष्पोद्भिद में नहीं पाया जाता है। क्लियर। अब इसमें होता क्या है, पहला जो है वह थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे को शामिल किया जाता है जिसका शरीर थैलस है, सुकाय है, मोटा है। क्लियर। जिसका शरीर सुकाय है, थैलस का मतलब होता है सुकाय, मोटा मोटा है। क्लियर। तना के रूप में यह बटा हुआ नहीं रहेगा, पत्ती इसमें नहीं पाया जाएगा। अब फूल तो इसमें पहले से ही नहीं पाया गया है। जब फूल नहीं है बीज भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है सीड भी इसमें मौजूद नहीं होगा। क्लियर। तो इसमें फूल, पत्ती, तना, बीज, फ्रूट भी इसमें मौजूद नहीं होगा, क्योंकि बीज है ही नहीं। फ्रूट कहाँ से आएगा, फ्रूट जब बनता तो बीज भी इसमें बनता। क्लियर। तो इसमें ना तो पत्ती पाया जाता है, ना तो तना पाया जाता है, ना तो बीज पाया जाता है, ना तो इसमें फल पाया जाता है, ना तो इसमें कह सकते हैं जड़ भी नहीं पाया जाता है। तो यह थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। क्लियर। अब यह थैलोफाइटा जो है उसको हम लोग 4 वर्ग में बांट देते हैं। इस थैलोफाइटा को जिसका शरीर सुकाय होता है, मोटा होता है, जिसमें तना ना पाया जाता है, पत्ती नहीं पाया जाता है, फल नहीं पाया जाता है, फूल नहीं पाया जाता है, उसको हम 4 वर्ग में बांट देते हैं। क्लियर। पहला क्या कहेंगे, पहला को हम लोग कहेंगे शैवाल, दूसरा को कहेंगे कवक, तीसरा को शामिल करेंगे वह लाइकेन को शामिल करेंगे, लाइकेन को, और चौथा को हम लोग कहेंगे कि जीवाणु को शामिल करेंगे। जीवाणु भी हम लोग का यह क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला पौधा ही होता है। अब देखेंगे शैवाल क्या होता है। शैवाल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि शैवाल होता क्या है। क्लियर। तो शैवालों के अध्ययन को तो जानते ही हैं क्या कहा जाता है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि शैवालों के अध्ययन को
किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एक माइकोलॉजी होता है और दूसरा फाइकोलॉजी होता है। क्लियर, एक माइकोलॉजी होता है और दूसरा होता है फाइकोलॉजी। तो शैवालों के अध्ययन को, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी के अंतर्गत समझा जाता है। क्लियर, तो इसके अध्ययन फाइकोलॉजी। अब शैवाल को हम लोग कहेंगे क्या, अंग्रेजी टर्म भी इसका याद रखेंगे कि शैवाल को क्या कहेंगे। उससे पहले चारों ब्रांच से पहले थोड़ा सा ब्रायोफाइटा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइटा जो होता है पादप जगत का उभयचर प्राणी इसको कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर प्राणी भी कहा जाता है। एम्फीबियन क्लास के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। पादप जगत का एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया होता है, पादप जगत का एम्फीबिया क्लास कहा जाता है इसको। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यह चाहे तो भूमि पर भी रह सकता है और चाहे तो यह पानी में भी रह सकता है। नमी जहां मिलेगा वहां भी यह होगा, जहां सूखा होगा वहां भी यह हो सकता है। तो यही कारण है कि एम्फीबिया क्लास ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अच्छा, इस पृथ्वी पर सबसे पहला जो उत्पत्ति हुआ होगा पौधा में, क्योंकि जीव में तो सबसे पहले आया प्रोटोजोआ संघ, लेकिन प्लांट किंगडम में सबसे पहला जो वर्ग आया वह यही ब्रायोफाइटा आया था, एम्फीबिया आया था, यही ब्रायोफाइटा आया था। अब इस ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन किसको शामिल किया जाता है, तो सबसे पहले काई आया, शैक जिसे कहा जाता है। क्लियर, समझते चलेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया क्लास कहा जाता है और एम्फीबिया क्लास उसे कहा जाता है जो जल में भी उग सकता है और थल में भी उग सकता है। क्लियर, तो यही कारण है कि इसे एम्फीबिया क्लास ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इस जगत में, इस पृथ्वी पर सबसे पहला कोई प्लांट जगत आया तो वह आया ब्रायोफाइटा। सबसे पहला ब्रायोफाइटा आया जो कि नमी वाले स्थानों में उगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है काई। काई जो जिस पर फिसलता है पैर, उसको वह काई होता है और उसे अंग्रेजी में कहेंगे तो शैक कहा जा सकता है। क्लियर, अब देखेंगे टेरिडोफाइटा, थोड़ा समझेंगे कि टेरिडोफाइटा क्या होता है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत समझा जाता है वह होता है, टेरिडोफाइटा मतलब कि ऐसा पौधा का समूह होता है जो छायादार स्थानों पर, जंगल एवं सतहों पर सबसे ज्यादा यह टेरिडोफाइटा पाया जाता है। क्लियर, अब यह जो होता है इसमें खासियत यह होता है कि ये जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। यह पौधा जो होता है, यह टेरिडोफाइटा जो होता है वह जड़ में, तना, इसमें शाखा भी पाया जाता है, पत्ती भी पाया जाता है तथा इसमें साधारणतः राइजोम भी पाया जाता है इस टेरिडोफाइटा में। क्लियर, तो हम कितना चीज जान गए। थैलोफाइटा जिसका शरीर थैलस होता है, सुकाय होता है, मोटा होता है, संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज इसमें नहीं पाया जाता है, इसको थैलोफाइटा कहा जाता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत 4 वर्ग को शामिल किया जाता है, चारों में से सबसे आता है शैवाल। अब शैवाल का अंग्रेजी अगर जो देखेंगे तो वह होता है एल्गी। शैवाल का मतलब होता है एल्गी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। पहले ही बता दिए कि यह शैवाल जो होता है उसका अध्ययन फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है। क्लियर, अब यह फाइकोलॉजी जो होता है उसके अंतर्गत शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है, इसमें पर्णहरित पाया जाता है। इसकी विशेषता है इसमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना भोजन स्वयं बनाएगा। क्लोरोफिल जैसे ही हरित लवक इसमें पाया जाएगा तो अपना भोजन यह स्वयं बनाता है।
क्लियर। अब जब यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसमें या शैवाल में उत्तक संवहन जो होता है, संवहनीय उत्तक जो होता है वह नहीं पाया जाता है। संवहनीय उत्तक इसमें नहीं पाया जाता है। संवहनीय उत्तक का मतलब क्या हुआ कि पौधे को भी जड़ों से या पत्ती में बनाए गए भोजन का विस्तार पूरा पौधा में करना होता है और जड़ से खनिज और लवण एवं जल को ऊपर पत्ती तक पहुंचाना भी होता है। इसके लिए एक संवहन उत्तक की आवश्यकता पड़ती है और पौधे में संवहन उत्तक के रूप में जाइलम एवं फ्लोएम दो गो उत्तक को शामिल किया जाता है, जो दोनों के दोनों ही इसमें मौजूद नहीं होते हैं, रहित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं इसमें। क्लियर। लेकिन क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, यानी अपना भोजन यह स्वयं बना सकता है। और पहले ही बताए कि यह सुकाय इसका शरीर सुकाय होता है, थैलस होता है, तो इसका मतलब है कि यह मोटा भी होता है। थैलस का मतलब मोटा भी होता है। अब देखेंगे इसका उपयोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो क्लोरेला एक शैवाल होता है। क्लोरेला एक शैवाल होते हैं जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में उगाता है क्लोरेला को। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में इसको उगा के और प्रोटीन युक्त भोजन और ऑक्सीजन एवं खनिज लवण की आपूर्ति कर लेता है। इसलिए क्योंकि इस पौधे में पर्णहरित या क्लोरोफिल मौजूद होता है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अतः यही कारण है कि इसे अंतरिक्ष में भी उगाया जा सकता है और इसका प्रयोग वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा में आता है वह होता है कवक। दूसरा में कवक को शामिल किया जाता है। कवक का मतलब होता है, इसका तो अंग्रेजी एल्गी लिख लिए, एल्गी, और यह होता है फंगी। एल्गी और फंगी, इसकी विशेषता देखेंगे क्या होता है। तो कवक में कोई पर्णहरित नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, अतः अपना भोजन जो है यह स्वयं भी नहीं बना सकता है। कवक क्योंकि पर्णहरित ही नहीं है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, फिर भी यह पौधा में शामिल होता है। अब देखेंगे कि इसमें संवहन उत्तक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो इसमें भी संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता है कवक में, फंगी में। कवक जो होता है इसके द्वारा कई प्रकार के मानव में और पेड़ पौधे में भी बीमारी होने का खतरा बना हुआ रहता है। इसकी कोशिका भित्ति, ध्यान देंगे ये सब क्वेश्चन एकदम टिपिकल क्वेश्चन पूछता है बार बार, रेलवे के एग्जाम में तो निश्चित पूछता है। इसकी कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। क्लियर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल बॉल किसकी बनी होती है। चूंकि सेल बॉल इसमें पाया जाएगा, प्लांट में आ रहा है, अब जो प्लांट में आएगा उसमें सेल बॉल पाया जाएगा, तो इसकी कोशिका भित्ति यानी सेल बॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये अपना भोजन, चूंकि क्लोरोफिल इसमें मौजूद नहीं होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, तो भोजन को संग्रह करके रखता है। अब जो भोजन को संग्रह करके रखता है वह किस रूप में रखता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आपसे कि कवक यानी फंगी अपना भोजन स्टोरेज किस रूप में करता है। कहिएगा ग्लाइकोजन के रूप में करता है। हम लोग अपना भोजन, हम भोजन तो बनाते नहीं है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। अतः हम लोग भी अपना भोजन को संचयन, कार्बोहाइड्रेट का संचयन जो करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। यह कवक जो होता है अपना भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में करता है, भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में करता है। तो दो चीज, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यह अपना भोजन का संग्रह जो करता है किस रूप में करता है, ग्लाइकोजन के रूप में करता है। यह गंभीर रोग भी उत्पन्न करता है, जानवरों में भी और पौधे में भी इसके दुष्प्रभाव से गंभीर रोग उत्पन्न हो सकता है। क्लियर। तीसरा लाइकेन।
अब यह लाइकेन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन यह शैवाल और कवक ये दोनों के बीच का योजक कड़ी होता है, सिम्बायोटिक होता है। लाइकेन कवक एवं शैवाल, फंगी और एल्गी का सिम्बायोटिक होता है। एक दूसरे पर निर्भर रह के ही यह उत्पन्न हो सकता है। लाइकेन जो होता है उसे वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है, इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन कहा जाता है लाइकेन को। क्लियर? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है वायु प्रदूषक का सूचक कौन सा पादप होता है? लाइकेन। लाइकेन किसके किसके बीच की कड़ी है? तो कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी है, योजक कड़ी कहा जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। क्लियर? अब यह वैसे स्थान पर लाइकेन कभी नहीं उगेगा जहां पर SO2 की मात्रा थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा, वहां पर यह लाइकेन नहीं उगेगा। इस कारण से इसे वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है, वृद्धि ही नहीं कर पाएगा। वहां SO2 की मात्रा जैसे ही वायुमंडल में थोड़ा ज्यादा होगा तो वहां यह लाइकेन नहीं उगेगा। क्लियर? अब देखेंगे लाइकेन की और विशेषता क्या होता है। चूंकि यह शैवाल एवं कवक के बीच की योजक कड़ी होता है, इसलिए यह सिम्बायोटिक का काम करता है। लाइकेन सिम्बायोटिक, दोनों के सिम्बायोटिक का काम करता है। कारण क्या होता है कि शैवाल में अपना क्लोरोफिल है, शैवाल में क्या है? अपना क्लोरोफिल है, लेकिन कवक में अपना क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल रहित है ही नहीं इसमें। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया गया है, क्लोरोफिल नहीं है इस कवक में। तो होता क्या है कि यह खनिज लवण कार्बोहाइड्रेट यह सभी किसको ट्रांसफर करता है? शैवाल को ट्रांसफर करता है, शैवाल को देता है। यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, यह सभी को यह दे देता है शैवाल को। शैवाल में क्लोरोफिल मौजूद है, शैवाल में क्लोरोफिल मौजूद है। तो यह सभी कंपोनेंट का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है, जिसके फलस्वरूप ही यह लाइकेन की उत्पत्ति हो जाता है। यह लाइकेन को तभी इन दोनों का योजक कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो प्रक्रिया होता है, यह खनिज लवण एवं जल तथा कार्बोहाइड्रेट को जो शैवाल को देता है, शैवाल क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है और भोजन बना लेता है। तो कहेंगे कि यही इन दोनों का सिम्बायोसिस है, लाइकेन है। इसी प्रोसेस के अंतर्गत लाइकेन कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इस प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा यह लाइकेन उसी के तहत जीवित होता है। अतः इन दोनों का सिम्बायोसिस हो गया लाइकेन। अब कहेंगे कि यह जो कवक एवं शैवाल के बीच के सहजीवी की तरह जो संबंध दिखाता है, इसे हेलोटिज्म के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच का जो यह सिम्बायोसिस, सहजीविता यह दिखाता है, इसे हेलोटिज्म कहा जाता है। हेलोटिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, खास करके ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये सब ध्यान देंगे कि शैवाल एवं कवक के बीच की योजक कड़ी होता है लाइकेन। अब यह जो सहजीवी एक दूसरे का होता है शैवाल एवं कवक का, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे हेलोटिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आता है सवाल कि लाइकेन शब्द जो है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने इस लाइकेन शब्द को गढ़ा था, लाइकेन शब्द को बनाया। थियोफ्रेस्टस
अब कहें थियोफ्रेस्टस कौन है? वही थियोफ्रेस्टस जिसे फादर ऑफ क्या बोटनी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बोटनी जिसे कहा जाता है, इन्होंने ही लाइकेन शब्द का प्रतिपादन किया था। कहा था कि यह कवक और शैवाल के बीच का योजक कड़ी होता है। योजक का मतलब समझ ही गए कि क्या होता है? सहजीविता दर्शाता है। ये कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण शैवाल को देता है, और शैवाल क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है। तो यह जो सहजीविता इन दोनों का होता है, उसी का उद्गम है लाइकेन। अतः लाइकेन को शैवाल और कवक का योजक कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान देने वाला है कि लाइकेन जो होता है ना, उसमें प्रजनन कैसा होता है? लाइकेन में प्रजनन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो कायिक प्रजनन, सोमैटिक रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। अब देखेंगे तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन, देखेंगे कि इस लाइकेन में प्रोडक्शन तीन प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से होता है। पहला कायिक सोमैटिक रिप्रोडक्शन, दूसरा लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा एसेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत यह प्रजनन करता है लाइकेन। क्लियर? अब देखेंगे तो कहेंगे कि पौधा, यह लाइकेन जो होता है, यह लाइकेन जब पेड़ के छाल पर उग जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, लाइकेन वैसा लाइकेन जो पेड़ों के छालों पर, तना का जो छाल होता है ना, तो पेड़ के छालों पर जो लाइकेन उग जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉर्टिकॉल्स कहा जाता है। वैसा लाइकेन जो पेड़ के छाल पर उगता है उसे कॉर्टिसोल्स लाइकेन कहा जाता है, कॉर्टिसोल्स कहा जाता है। क्लियर? उसे कॉर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे दूसरा होता है, दूसरा का कौन सा लाइकेन कहाँ उग सकता है? या तो खाली चट्टान में उगेगा, खाली भूमि पर उगेगा, पेड़ पौधा पर ना उग के वैसा स्थान पर उगेगा जो खाली स्थान होगा, जहां चट्टान होगा, जो पूरी नंगी चट्टान होगी, कपड़ा उतारे हुए होगा, कुछ है ये नहीं होगा उस पर। तो वहां मन एक तरीका से याद रखने के लिए हम सोचेंगे कि जब कपड़ा उतरा हुआ है, वैसा पर्वत जिस पर पेड़ पौधा न हो, पेड़ चट्टानों के नग्न भागों पर यह लाइकेन जब उगेगा तो उसे कहेंगे सेक्सिकोल्स लाइकेन, सेक्सिकोल्स लाइकेन उसे कहेंगे। लाइकेन जो होता है, एक तो पेड़ पौधा के छाल पर उगेगा, दूसरा सेक्सिकोल्स लाइकेन कहा जाता है, और यह वैसे स्थान पर उगेगा जहां पर चट्टान नग्न है, यानी कि चट्टानों के वैसे भाग पर जो खाली चट्टान है, चट्टान खाली पड़ा हुआ है, वैसे भागों को घेर लेने का काम, जिस पर उगने का काम होता है लाइकेन का, वैसे लाइकेन को सेक्सिकोल्स लाइकेन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इतना तो यह लाइकेन के बारे में, और लाइकेन से मृदा का निर्माण भी होता है, ये भी एक चीज को ध्यान रखेंगे। अब आता है जीवाणु। जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया, यह जीवाणु जो होता है इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा सन 1600, थोड़ा जानकारी लेते चलेंगे। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। क्लियर? लेकिन इस जीवाणु का नामकरण इन्होंने नहीं किया था। इसका नामकरण किसने किया? 1829 ईस्वी में। इसका नामकरण 1829 ईस्वी में इसका नाम रखा एहरेनबर्ग
एहरेनबर्ग ने इसका नामकरण किया था। क्लियर। तो ये आगे हमारा थाइलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु को रखा जाता है। अब आ जाइए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर यानी कि एम्फीबियन क्लास ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। वैसा पादप होता है क्रिप्टोगैमी का जो जल में भी रह सकता है और थल में भी उग सकता है, उसे ही कहा जाता है थाइलोफाइटा। और इस पृथ्वी पर सबसे पहला पादप जगत जो आया वह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है और ब्रायोफाइटा ही आया था। अब देखेंगे थोड़ा सबसे पहले कि सबसे पहले सरल स्थलीय पौधा ही हो गया, सिंपल स्थलीय पौधे जो आया सबसे पहले पृथ्वी पर यही हो गया। आज सबसे इसमें तकरीबन देखेंगे तो 25 हजार प्रजाति को इसमें ब्रायोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वह होता है स्फेगनम। स्फेगनम एक ऐसा ब्रायोफाइटा होता है, स्फेगनम एक ऐसा ब्रायोफाइटा होता है जो अपने खुद के वजन से 18 गुना ज्यादा जल को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि पुराना लोग, प्राचीन काल में लोग, प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो पहले के लोग स्फेगनम नामक ब्रायोफाइटिक पौधा को डायपर के रूप में यूज करते थे। बच्चा जो सुसु कर देता है तो डायपर के रूप में यूज करते हैं ना। आज आप लोग पैम्पर्स यूज करते हैं, पता नहीं और क्या क्या यूज करते हैं, तो उस नमी को सोखने के लिए यूज करते हैं। तो प्राचीन काल के लोग ब्रायोफाइटा में या स्फेगनम नामक ब्रायोफाइटा का प्रयोग जो करता था उसको नमी को सोखने के लिए करता था। क्लियर। स्फेगनम, इसको रखेंगे स्फेगनम। स्फेगनम नामक ब्रायोफाइटम पौधे को नमी सोखने के लिए प्राचीन काल के लोग डायपर के, आज के वर्तमान डायपर के रूप में यूज करते थे। क्यों? क्योंकि यह 18 अपने खुद के वजन से 18 गुना ज्यादा नमी को सोखने की क्षमता रखता है यह स्फेगनम। क्लियर। अब देखेंगे स्फेगनम का और प्रयोग क्या हो सकता है। तो क्योंकि नमी को ज्यादा अवशोषित करता है, पानी को ज्यादा संग्रह कर सकता है, जिसके कारण से इसे ईंधन के रूप में भी, किसानों के द्वारा ईंधन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। माली के द्वारा पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, क्योंकि पानी अब मिट्टी में ले जाएगा तो पानी जल्दी से जल्दी सूख जाएगा, मिट्टी सूख जाएगा, पौधा मर जाएगा। अतः यह नमी को ज्यादा सोखने का काम करता है, नमी को बरकरार रखता है। अतः इस स्फेगनम का प्रयोग माली के द्वारा पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्फेगनम नामक ब्रायोफाइटिक क्रिप्टोगैमी प्लांट को शामिल किया जाता है। क्लियर। ये तो था स्फेगनम के बारे में, जो मॉस भी इसे कहा जाता है। अब देखेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत वैसे समूह को शामिल किया जाता है जो छायादार स्थान पर पाया जाएगा, जिसमें तना, पत्ती पाया जाता है, जड़ भी इसमें पाया जाता है, जड़ भी इसमें पाया जाता है, लेकिन पुष्प इसमें नहीं पाया जाता है, पुष्प इसमें नहीं पाया जाता है। इसको टेरिडोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। अब देखेंगे पुष्पोद्भिद के अंतर्गत, ये तो हो गया हमारा क्रिप्टोगैमी। अब पुष्पोद्भिद में क्या करेंगे, फेनेरोगैमी, पुष्पोद्भिद, ये सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला होता है। ये सब चीज को एकदम निश्चित पे देखिएगा, खुद से भी इसको फिर से एक बार वीडियो को अगर फिर से देखने का जरूरत पड़े फिर से देखिएगा या खुद बुक से भी पढ़िएगा, लेकिन ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला होता है। पुष्पोद्भिद अर्थात फेनेरोगैमी, पुष्पोद्भिद भी जो होता है वह दो भाग में बटा होता है। वह ऐसा पौधा जिसमें पुष्प पाया जाता है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे नग्न बीजी पौधा,
नग्न बीजी पौधा, और दूसरा होता है आवर्त बीजी पादप। एक नग्न बीजी ऐसा पौधा, नग्न का मतलब होता है ऐसा पौधा जो फल के, अब इसमें जाहिर सी बात है पुष्पोद्भिद है, तो इसमें पुष्प पाया जाएगा, संवहनीय ऊतक भी पाया जाएगा। इसका पौधा, इसका जो पार्ट होगा, शरीर होगा, वह तना, पत्ती, फूल, फल, जड़ सभी पूरी तरीका से इसमें विकसित होता है। अब इसमें से देखेंगे नग्न बीजी किसको कहेंगे, तो वो ऐसा पौधा को शामिल किया जाएगा जिसका बीज उसके फ्रूट से बाहर होगा। जिसका बीज स्ट्रॉबेरी का देखे होंगे, जिसका बीज स्ट्रॉबेरी होता है और बिंदु 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 रहता है, जिसका बीज फल से बाहर होगा उसको कहेंगे नग्न बीजी। क्लियर, उसको कहेंगे नग्न बीजी। जबकि जिसका बीज फ्रूट के अंदर होगा उसको कहेंगे आवृत बीजी, ढका हुआ। आवृत का मतलब उस पर ऊपर से ढका हुआ है, उसको कहेंगे आवृत बीजी। लेकिन अनावृत किसको कहेंगे, नग्न बीजी किसको कहेंगे, जिसका बीज फ्रूट से बाहर होगा उसे नग्न बीजी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। अब जाहिर सी बात है कि इसमें सभी चीज पाया जाता है, विकसित तना पाया जाएगा, जड़ पाया जाएगा, फूल पत्ती पाया जाएगा, सब चीज इसमें पाया जाता है नग्न बीजी। आता है दूसरा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है जिसका बीज फ्रूट के अंदर होगा, फ्रूट के अंदर होगा। अब यह आवृत बीजी जो होता है वह दो प्रकार का होता है। आवृत बीजी पौधा दो प्रकार का होता है, जिसका फ्रूट बाहर अंदर होता है, वो दो प्रकार का होता है। तो सोच लीजिए आप कौन कौन से बीज जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। आम, अमरूद, पपीता, ये सभी आ जाएगा आवृत बीजी में। अब इसके अंतर्गत भी ये दो प्रकार का होता है, वह होता है मोनोकोटिलेडन, कोटिलेडन, और दूसरा होता है डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन क्या होता है, जिसका सीड को, जो बीज वैसा, इसमें देखिए सबसे पहले एंजियोस्पर्म आवृत्ति का मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि जो बीज के, जो फ्रूट के अंदर जिसका बीज होगा वैसे पौधों को आवृत बीजी के अंतर्गत शामिल करेंगे। क्लियर। अब जिसका बीज सीड कोट के अंदर दो भागों में बट जाएगा, सीड कोट जब हटाइएगा बीज का तो जब दो भागों में बट जाएगा, आम तो देखे हैं ना, आम का गुठली जो होता है, गुठली के ऊपर भी एक कवर होता है इस तरीका से। अब उस कवर को हटाते हैं, बचपन में उस कवर को हटाते थे तब पोइमा बाजा बजाते थे ऐसे करके, खरर के, ऐसे दीवार में ऐसे खरर के, और जब ऐसे ऐसे बन जाता था तो उसको बीच से पोइमा बाजा बजाते थे। कभी कभी तो आम का जो अमौरी जो चुनते थे उसका बिच्चा को ऐसे पिछलाते थे, पिछला के जिधर गया उधर उसका नानी घर हुआ। कोई कोई तो कह देता था कि उधरे उसका शादी होगा, विवाह होगा। अब जब कोई लड़की रहती थी तो लड़की ये तरफ कर देता था, उसके बाद बताता था कि हाँ वही उरे से शादी होगा तेरा। अच्छा, अतः यह जो सीड कोट के अंदर जो होता है ना, तो वो अगर सीड कोट हटेगा तो अगर दो भागों में बटा हुआ है, जैसे आम को ले लीजिए, सबसे सिंपल एग्जांपल, आम को ले लीजिए, आम को हटाइएगा सीड कोट को, उसके बीज के सीड कोट से, गुठली के सीड कोट हटाइएगा, ऊपर से कोट जो पहने हुए रहता है उसको हटा दीजिएगा, तब यह फट जाएगा। अब फटेगा दो भागों में बट जाएगा तो उसको कहेंगे डाइकोटिलेडन। और जो फट के दो भाग में नहीं बटा उसको मोनोकोटिलेडन। चावल को अब फाड़ के हटाना चाहिएगा, क्या हट जाएगा? नहीं हटेगा। गेहूं को अगर हटाना चाहिएगा तो हट जाएगा? नहीं हटेगा। तो जो हट गया, दो भाग में बट गया बीज उसका, तो उसको डाइकोटिलेडन, और जो नहीं बटा उसको मोनोकोटिलेडन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मोनोकोटिलेडन के अंतर्गत पाल्मी, ग्रैमीनी को शामिल किया, पाल्मी और ग्रैमीनी को शामिल किया जाता है। यह सभी इसका अलग अलग फिर से परिवार आता है, फैमिली आता है। फिर डाइकोटिलेडन के अंतर्गत समझा जाता है क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, रूटेसी, ये सभी को शामिल किया जाता है डाइकोटिलेडन के अंतर्गत, जिसकी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। शेष की चर्चा को आज भर रहने देते हैं, लेकिन हाँ, ये सब चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो डायरेक्ट ग्रुप डी में क्वेश्चन या रेलवे में
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और इंग्लिश और हिंदी, क्रिप्टोगेमी हो या फेडरोगेमी हो, सभी हिंदी और इंग्लिश टर्म सभी को याद रखें। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप उस उद्भिद पौधा के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया था। लिखा हुआ रहेगा कि क्रिप्टोगेमी, इसमें से कौन सा पौधा है जो क्रिप्टोगेमी है, या क्रिप्टोगेमी पादप के क्या विशेषताएं हैं। 4 ऑप्शन रहेगा। क्लियर? तो आप हिंदी टर्म और अंग्रेजी टर्म दोनों याद रखेंगे। और ध्यान देंगे कि आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो जब बनाते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो न मत कीजिएगा सब्सक्राइब। लेकिन लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को देखिएगा। ज़रूरत अगर आपको पड़ेगा तो निश्चित तौर पर थोड़ा लंबा भी वीडियो हो जाता है, तो जिसको देखने की आवश्यकता होगी, जो समझेंगे कि मुझे आवश्यकता है, तो वो कोई भी टीचर क्यों ना हो, वो लंबा कितना भी वीडियो क्यों ना हो किन्हीं का, वो देखेंगे जरूर। आज इनको केवल रोमांटिक बात सुनना है तो खाली रोमांटिक बात सुनेंगे। अब रोमांटिक बात में इतना नज़दीक एग्जाम आ गया है तो कितना रोमांटिक बात निकालें। अब जब चैप्टर में आते जाएगा तो उसकी चर्चा भी करते जाएंगे। तब तक बस अपना प्यार इसी तरीका से इस केसरिया कंपटीशन क्लास को देते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।